एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, ये आज आपकी 5वें नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 4 क्लासें नहीं देखी हैं और प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है, तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है। आज का प्रश्न जो आपका होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, वो है आपका कि सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की समीक्षा कीजिए। आपको बताना है जो सामाजिक विचारधारा है उसका जो क्षेत्र है उसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका क्या रोल रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रतापी विष्णुगुप्त को नमस्कार। ठीक है, यहाँ पे इनका परिचय पहले दिया जाएगा। क्या कहा गया है? प्रतापी विष्णुगुप्त को नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। आगे बताया गया है जो एक उच्च परिवार में उत्पन्न हुए, जिस परिवार के सदस्यों ने साधुओं का सा जीवन व्यतीत किया। ठीक है, उनका उनके जो सदस्य हुआ करते थे परिवार के, वो साधुओं सा जीवन व्यतीत करते थे। किसी से कभी कोई याचना नहीं की। याचना का मतलब होता है डिमांड, तो डिमांड कोई नहीं की किसी से। विश्व में श्रेष्ठता प्राप्त की, जो बलिदान बेदी की अग्निशिखा की भांत क्या कर रही है मेरे पास प्यारे दोस्त, चमकने और उन सभी में अग्रकण थे। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो क्या कर रही है कि बलिदान बेदी की जो अग्निशिखा होती है उसी की भांति वो चमक रही है। इनके अंदर जो ये गुण पाए गए हैं और उन सभी के अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं, जिन्होंने वैदिक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। वैदिक लक्ष्य का मतलब होता है जो वेदों में लक्ष्य बताया गया है उसकी उन्होंने प्राप्ति कर ली थी, जिन्होंने अपनी बुद्धि से चारों वेदों पर क्या कर लिया था मेरे प्यारे दोस्त, अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे लिखा है आपका, और इस प्रकार से आपका अधिकार कर लिया था मेरे प्यारे दोस्त कि जैसे वह एक ही हों। ठीक है, बात करते हैं जिसने अपने प्रभाव के चमकीले वज्र के माध्यम से क्या किया, पर्वत जैसे नंदवंश, ठीक है, जो नंदवंश था वो पर्वत जैसा था, पर्वत जैसा विशाल आप समझ सकते हैं, उस तरीके से उसको समूल उखाड़ फेंका। उसको क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्त, पूरा का पूरा उखाड़ के फेंक दिया, जिसने अकेले ही अपनी बुद्धि और दैवी क्षमता से चंद्रगुप्त के लिए पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। किसके लिए मेरे प्यारे दोस्त? चंद्रगुप्त के लिए उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से या दैवी क्षमता से कह सकते हैं पूरी पृथ्वी क्या कर ली, पूरे पृथ्वी पर उन्होंने विजय प्राप्त की और अपने अर्थशास्त्र रूपी सागर को मथ कर, क्या मैं कह दूं, जो उनका अर्थशास्त्र रूपी सागर था उसको मत कर राजनीति रूपी अमृत प्राप्त किया को नमस्कार। ठीक है, ये यहाँ पे आपका परिचय रहा। बात करते हैं यहाँ पे आगे आपको लिखना होगा कि भारतीय राज्यशास्त्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय राज्यशास्त्र का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितने की वेद, जितने की स्वयं वेद। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका भारतीय राज्यशास्त्र आप कह सकते हैं ये उतना ही पुराना है जितने की आपके वेद पुराने हैं। आगे लिखा है कि इसके अतिरिक्त राज्यशास्त्र का वर्णन स्मृतियों और पुराणों में भी मिलता है। मतलब कह रहे हैं कि वेदों के अलावा अगर आप इसका वर्णन देखें तो स्मृतियों में भी दिखाई पड़ेगा और पुराणों में भी देखने को आपको मिलेगा। लिखा है उदाहरण के तौर पर दंड नीति। ठीक है, क्या मैं पहले दोस्त, दंड नीति जिसमें अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के शुद्धिकरण का प्रयास किया गया है। भारतीय साहित्य विश्व के अन्य साहित्यों की तुलना में सर्वाधिक प्राचीन है। मतलब कह रहे हैं जो आपकी भारतीय साहित्य में पहले दोस्त, वो विश्व की जितनी और भी साहित्य हुए हैं उन सभी साहित्यों के अपेक्षा देखें तो ये सबसे पुरानी मानी जाती है। इन साहित्य में जीवन के शाश्वत सत्यों, ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि शाश्वत सत्य का मतलब होता है जिसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है, को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। ये शाश्वत सत्य जीवन के विविध क्षेत्रों से संबंधित रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपके शाश्वत सत्य हैं ये आपके जीवन के जो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं उन सभी से संबंधित रहे हैं। आगे आपका लिखा है कि इन विविध क्षेत्रों में राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बात करें, विद्वानों का विश्वास है कि भारतवर्ष में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी राज्यशास्त्र से संबंधित पुस्तकें थीं। बात करें किंतु कौटिल्य का अर्थशास्त्र इन सभी पुस्तकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब कह रहे हैं कि आपको बहुत पुरानी पुरानी आपको राज्यशास्त्र संबंधित पुस्तकें देखने को मिलेंगी, लेकिन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में पाए दोस्त, ये जो है आपका इन सभी से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रभावशील देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये अपना बना के रखती है। बात करें इस ग्रंथ में भारतीय परंपराओं की व्याख्या अत्यंत वैज्ञानिक और आधिकारिक ढंग से की गई है। मतलब कह रहे हैं कि इसमें जो भारतीय परंपराओं की व्याख्या की गई है वो अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से और आधिकारिक ढंग से की गई है। यह ग्रंथ आर्यों के राज्यशास्त्र का सार है। मतलब बताते हैं कि जो आर्य का राज्यशास्त्र था उसका सार आपको इसी ग्रंथ के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाश्चात्य विद्वानों की। एक ऐसी धारणा थी कि भारतीयों को
राज्यशास्त्र। क्या मेरे प्यारे दोस्त, बताते हैं कि जो पाश्चात्य के विद्वान हुए हैं, उनकी कुछ ऐसी धारणा रहती थी कि जो भारतीय राज्यशास्त्र के विषय में ज्ञान नहीं है। वो बताते थे कि जो भारतीय लोग होते हैं, उनको राज्यशास्त्र के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। पाश्चात्य विचारकों का यह भ्रम तब दूर हुआ जब आचार्य कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र 20वीं शताब्दी में प्रकाश में आया। मतलब कह रहे हैं कि जो उनका ये भ्रम था कि भारतीयों को कोई राज्यशास्त्र नहीं आता है, तो इनका भ्रम ये तब टूटा जब आचार्य कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र 20वीं शताब्दी में प्रकाश में आया। तब वो सभी लोग एकदम चौंके कि अरे, इनको भी पता है। ठीक है, आगे लिखा है कि इस ग्रंथ ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय ज्ञान किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये कौटिल्य का ये ग्रंथ है, इसने क्या किया है, यह सिद्ध कर दिया है कि जो भारतीय ज्ञान है वो किसी भी क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। प्यारे दोस्त, हेडिंग डाल लीजिए आप, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि भारतीय साहित्य में राजनीति शास्त्र विषय, क्या मैं कहता हूँ, जो आपका भारतीय साहित्य है उसमें जो आपका राजनीति शास्त्र विषय है का वर्णन अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। मतलब यहाँ आज से नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पुराने समय से ही इसका जो है वर्णन किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं अर्थशास्त्र से पहले कल्पसूत्रों की रचना होती थी। मतलब कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र से पहले क्या बताया गया था, कल्पसूत्रों की रचना की गई थी। बात करते हैं इन अल्प सूत्र का स्पष्ट प्रभाव कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपका सूत्र है, ठीक है, जिसे आप कल्प सूत्र भी कहते हैं, इसका जो आपका प्रभाव है ये आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आराम से देख पाएंगे। लिखा है कि विशेष रूप से बौधायन धर्म सूत्र के बाद अर्थशास्त्र विषय के ग्रंथ की रचना का प्रादुर्भाव होता है। मतलब कह रहे हैं कि विशेष रूप से जब आप देखेंगे तो बौधायन धर्मसूत्र, बौद्ध धर्म में जो धर्मसूत्र बताएंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र के विषय के ग्रंथ की क्या की गई है, रचना का प्रादुर्भाव देखने को मिला है। बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। आचार्य कौटिल्य ने इस प्रकार की है कि मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं। कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जीविका होती है उसको क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। मतलब कह रहे हैं जिसमें मनुष्य लोग रहते हों, मेरे प्यारे दोस्त, जिस भूमि पर मनुष्य रहते हों उस भूमि को भी अर्थ कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले आर्यों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कह रहे हैं कि जो ये इस प्रकार की ये भूमि है, इसको जिन्होंने प्राप्त किया है और जो इनकी रक्षा कर रहे हैं वो आर्यों का निरूपण करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, इनका निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। वह अर्थशास्त्र मेरे प्यारे दोस्त, वह अर्थशास्त्र 32 प्रकार की युक्तियों से समन्वित है, जो इन प्रकार से हैं। 32 प्रकार की क्या बताई गई हैं, युक्तियाँ बताई गई हैं। पहली युक्ति आपकी बताई गई है अधिकरण। इसमें बताया गया है उस अर्थ का नाम जिसे अधिकार पूर्वक कहा जा सके। मतलब कह रहे हैं उस अर्थ का नाम जिसे आप अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, वो अधिकरण युक्ति होती है। दूसरी युक्ति बताई गई है विधान। इसमें आपका बताया गया है कि प्रकरण के अनुसार शास्त्र का कथन, प्रकरण के अनुसार जो शास्त्र का कथन होता है उसे आप विधान कह सकते हैं। योग युक्ति जो बताई गई वो बताया गया है वाक्य योजना। ठीक है, पदार्थ युक्ति बताई गई है, इसका मतलब होता है पद का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द जो होता है वो आपका पदार्थ कहलाता है। ठीक है, हेत्वार्थ लिखा है, क्या हेत्वार्थ लिखा गया है, हेत्वार्थ का मतलब होता है अर्थ को सिद्ध करने वाला उद्देश्य। उद्देश्य बताया गया है, उद्देश्य का मतलब यहाँ पे बताया गया है संक्षिप्त वाक्य का कथन, जो छोटे से बात में बता दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे निर्देश बताया गया है, निर्देश का मतलब होता है विस्तृत वाक्य का कथन, जिसमें आप बड़ी मात्रा में शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। उपदेश बताया गया है, व्यवहार इस प्रकार करना चाहिए, यह कथन आदेश है। मतलब आप कह रहे हैं कि क्या हो कि जब आप ये बताने लगें कि आपको व्यवहार इस प्रकार से करना चाहिए और जब कोई इस प्रकार का आदेश दे आपको, तो ये क्या हो जाता है, आपका उपदेश हो जाता है। उपदेश दूसरे के मत को कहना, जैसे श्री कृष्ण ने ये कहा था। मतलब कह रहे हैं कि जब आप किसी ने कोई चीज़ मतलब कोई भी आदमी है वो कहकर चला गया, जैसे कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ को कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो ये आपका उपदेश हो जाता है। अतिवेश का मतलब होता है अनकही बात को कही हुई बात पर सिद्ध कर देना। मतलब कह रहे हैं कि जो बातें नहीं की कही गई हैं उन बातों को कहने पर सिद्ध कर देना अतिवेश कहलाता है। प्रदेश का मतलब होता है आगे कही जाने वाली बात से ना कही जाने वाली बात को सिद्ध करना। मतलब कह रहे हैं कि जैसे जो बात आपको आगे कहना है उनको क्या करना, ना कही गई बातों से सिद्ध करना। बात करते हैं उपमान। उपमान में देखी हुई वस्तु से ना देखी हुई वस्तु को सिद्ध करना। मतलब जो आपने देख ली है और जो इन चीज़ों को नहीं देखा है, तो देखी हुई वस्तु से आप अनदेखी वस्तु को भी सिद्ध कर सकते हैं।
अर्थपति का मतलब होता है ना कोई कही हुई बात अर्थ से ही प्राप्त हो जाए, मतलब कह रहे हैं जिस बात को आपने नहीं कहा उसको अर्थ से ही आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 14 नंबर बताया गया है संशय। संशय में बताया गया है दोनों विरोधी बातें जब सामने लगे, मतलब कह रहे हैं कि जब क्या हो, दोनों विरोधी बातें जब सामने आ जाती हैं तो उसको संशय कहा जाता है। प्रसंग दूसरे प्रकरण के साथ अर्थ की समानता होना, क्या मैं पहले दोस्त, दूसरे प्रकरण के साथ क्या होना, अर्थ की समानता होना प्रसंग कहलाता है। विपर्य, ठीक है, क्या विपर्य का मतलब होता है अनेक विपरीत बातों से एक का निर्देश करना, क्या मैं कह दूँ, जितनी भी विपरीत बातें उनसे एक बातों को बताना। वाक्य शेष का मतलब होता है जिससे वाक्य समाप्त होता है, ठीक है। बात करते हैं क्या अनुगत का मतलब, तो अनुगत का यहाँ पे बताया गया है दूसरे वाक्य, क्या मैं कह दूँ, दूसरे का वाक्य जिसका प्रतिरोध ना किया गया हो, ठीक है। यहाँ पे व्याख्यान बताया गया है उनके उदाहरणों द्वारा अर्थ को सिद्ध करना, मतलब कह रहे हैं क्या करना है, अनेक उदाहरण आप दे करके अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, उसको व्याख्यान कहा जाता है। निर्वचन बताया गया है, इसका मतलब होता है अर्थ का अन्वय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अर्थ का अन्वय करके किसी बात को सिद्ध करना। यहाँ पे 21 नंबर पे निदर्शन बताया गया है, इसमें लिखा है उदाहरण के द्वारा किसी बात का स्पष्टीकरण करना, ठीक है। यहाँ पे अपवर्ग मतलब बताया गया है कि नियम को व्यापक करने के साथ ही विषय को संकुचित बना देना क्या कहलाता है, आपका अपवर्ग कहलाता है। स्वयं संज्ञा का मतलब होता है यहाँ पे कि दूसरों के द्वारा संभेद, क्या मैं पहले दोस्त, दूसरों के द्वारा संभेद ना दिए गए शब्दों का प्रयोग, मतलब कर रहे हैं कि ऐसे संभेद जिनके शब्द ना दिए गए हों। बात करें पूर्व पक्ष का, मतलब यहाँ पे बताया गया है वह वाक्य जो प्रतिरोध किया जाने वाला हो। 25 नंबर पे उत्तर पक्ष बताया गया है कि वह वाक्य जो पूर्व पक्ष का निर्णय करने वाला हो, ठीक है। यहाँ पे 26 नंबर पे बताया गया एकांत, इसका मतलब होता है किसी भी देश काल में ना छोड़ा जा सकने वाला अर्थ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर पे बताया गया है अनगता वेक्षण, क्या मैं पहले अनागत अनागत वेक्षण का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जब ऐसा कहा जाए कि पीछे से इस प्रकार का विधान किया जाएगा, ठीक है। मतलब 28 नंबर पे यहाँ पे बताया गया है अतिकांक्षवेषण, तो इसका मतलब ये होता है जब ऐसा कहा जाए कि किसी निरूपण से पहले किया जाएगा, मतलब कह रहे हैं किसी निरूपण से पहले क्या किया जाएगा, इसका निरूपण पहले किया जाएगा, मतलब इसका निरूपण पहले किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है 29 नंबर पे नियोग, इसका मतलब है कि जब ऐसा कहा जाए कि यह कार्य इस प्रकार से करना चाहिए अन्य प्रकार से नहीं, ठीक है। विकल्प का मतलब हुआ जब ऐसा कहा जाए कि यह कार्य किसी प्रकार की इस प्रकार किया जाए या इस प्रकार किया जाए, मतलब आपको जब दो ऑप्शन दे दिए जाए उसी को विकल्प कहते हैं। 31 नंबर पे दिया गया है समुच्चय। समुच्चय में बताया गया है जब ऐसा कहा जाए, क्या कहा जाए मेरे प्रिय दोस्त, कि यह कार्य इस प्रकार भी किया जा सकता है, ठीक है, और इस प्रकार भी, तो इसका मतलब हो गया आपका समुच्चय, ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्यय। अध्यय का मतलब 32 नंबर बताया गया है जो बात ना कही हुई हो ना उसे कर ले, मतलब कह रहे हैं कि जो बात ना कही हुई हो उसे कर लेना क्या कहलाता है, अध्यय कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे आपका लिखा है मेरे प्यारे दोस्त कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के इन 32 लक्षणों का निर्धारण करने के बाद लिखा है कि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही इस लोक और परालोक की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब कह रहे हैं कि जो कौटिल्य हैं वो पहले 32 लक्षण अपने निर्धारण करते हैं, उसके बाद वो लिखते हैं अर्थशास्त्र के माध्यम से ही। कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही आप लोक और परलोक, मतलब कि ऊपर जो जिसको आप स्वर्ग भी कह सकते हैं, की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही यही एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति और समाज की रक्षा करने में समर्थ और सहायक है, ठीक है। आगे लिखते हैं इसी शास्त्र का सहारा लेकर सामाजिक प्राणी धर्म अर्थ और काम, क्या मेरे पास दोस्त, धर्म अर्थ और काम से प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर श्याम शास्त्री की, ठीक है। क्या लिखा है कि डॉक्टर श्याम शास्त्री की 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज के पश्चात सन 1914 में इसके प्रकाशन के बाद विद्वानों ने इस संबंध में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। मतलब कह रहे हैं कि डॉक्टर श्याम शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज के बारे में लिखा, ठीक है। बाद में ये 1914 में जब प्रकाशित हुई, प्रकाशन में आई, तो जितने भी और विद्वान थे उन्होंने इसके प्रति जो है रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। इस खोज के उपरांत भारतीय राजनीतिक, क्या मेरे पास दोस्त, ये खोज हुई, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद भारतीय राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में लोगों
लोगों की रुचियाँ जागृत हुई। मतलब कह रहे हैं कि जो भारतीय राजनीतिक विचार होते हैं उसके क्षेत्र में जो है लोग अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे और भारतीय राजनीतिक जीवन और राज्यशास्त्र के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ समाप्त हो गई। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो आपका भारतीय राजनीतिक जीवन है या जिसे आप राज्यशास्त्र कहते हैं, राज्यशास्त्र दोनों के संबंध में जो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई थीं, बहुत सारे भ्रम थे, उन सारी भ्रमों को दूर कर दिया गया। प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र के ज्ञान के संबंध में जिन विद्वानों ने अमूल्य सेवाएं की हैं उनमें डॉक्टर गणपत शास्त्री हैं, ठीक है, गणपत शास्त्री, फिर जौली महोदय हैं, फिर उसके बाद बताया गया है डॉक्टर बिंटर निटज, ठीक है, उसके बाद मेयर्स मेयर्स ये आदि लोग जो हैं का नाम क्या होता है ब्रह्मा के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। ठीक है, बात करें इस संबंध में विद्वानों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी थी। मतलब कह रहे हैं इस संबंध में जितने भी विद्वान थे उसमें अनेक प्रकार की आपको भ्रमा भ्रांतियां भी देखने को, कन्फ्यूजन देखने को मिलती थी। कुछ भी हो, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य आचार्य था। सॉरी, कह रहे हैं कि कुछ भी हो, अर्थशास्त्र का लेखक आचार्य कौटिल्य था। ठीक है, और वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन और उसका प्रधानमंत्री भी था। कुछ विद्वानों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने आचार्य कौटिल्य के विषय में अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ भी नहीं लिखा है। इन भ्रांतियों के अतिरिक्त अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना आचार्य कौटिल्य ने ही की थी। अर्थशास्त्र स्वयं ही इन भ्रांतियों का उत्तर इन शब्दों में देता है। उसमें लिखा गया है कि इस शास्त्र की रचना उस व्यक्ति की है जिसने नंद राज्य का उच्छेद किया। ठीक है, क्या किया, मैं पहले दोस्त उच्छेद किया, राज्यों का उद्धार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सभी शास्त्रों एवं मतों के अनुसार अनुशीलन करके, क्या मैं पढ़ दूँ, जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी मत हैं उनका अनुशीलन करके एवं सिद्धांतों का पूर्ण प्रयोग करके कौटिल्य ने मौर्य राज्य के लिए अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है, ये लिखा गया है किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही लिखा गया है। बात करें उपयुक्त उल्लेखों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र की रचना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी जिसका नाम कौटिल्य था। ठीक है, और जिसका उद्देश्य नंद वंश को नष्ट करके मगध के राजा सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाना था। ठीक है, अनेक संस्कृत, क्या मैं पढ़े दोस्त, अनेक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकिया बेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ पर से की जाती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो तुलना है ये आप मैकियावेली की एक द प्रिंस नामक पुस्तक है या जिसे आप ग्रंथ कह सकते हैं उससे तुलना की जाती है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त, क्या मैं दोस्त, कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में उसी प्रकार रहता था जिस प्रकार सिकंदर के दरबार में अरस्तु रहता था। ठीक है, बात करें अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए बाना ने कूटनीतियों की कला और विज्ञान कहकर संबोधित किया है। वो कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसकी व्याख्या करते हुए बाना महोदय ने बताया है इसे कूटनीति की कला या फिर आप कह सकते हैं कि और विज्ञान कहकर क्या किया है, इसको संबोधित किया है, पुकारा है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह विज्ञान वह शाखा है, ठीक है, जिसका आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के नाम से अध्ययन किया जाता है, किंतु यह मात्र एक भ्रांति है। ठीक है, बात करते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की तुलना में अत्यंत संकुचित है। आज जो हम अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जो जीवन के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता था। मतलब कह रहे हैं कि जो आज के समय पे आप अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं, अर्थशास्त्र नाम का प्रयोग करते हैं, वो खाली आप अर्थ संबंधित, मतलब रुपये पैसा संबंधित, लेन देन संबंधित या जो खर्च होता है उससे संबंधित आप प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पुराने समय की हम अर्थशास्त्र की बात करें तो उसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी व्यापक था, इसका अर्थ भी काफ़ी व्यापक हुआ करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्वान अर्थशास्त्र की व्याख्या मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में करते थे। ठीक है, जिससे पुरुषार्थ कहा जाता है।
भारतीय विचारकों के अनुसार जीवन का उद्देश्य होता है। अर्थशास्त्र जीवन के इस उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब कह रहे हैं कि जो भारतीय विचारक आपके हुए हैं उनके अनुसार देखें तो जीवन में, हर जीवन के में किसी न किसी जो व्यक्ति होता है, हर आदमी के जीवन में एक उद्देश्य होता है, ठीक है। और आगे लिखते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के इसी उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आपका जो जीवन का उद्देश्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी जीवन के उद्देश्य से ये अर्थशास्त्र क्या है मेरे प्यारे दोस्त, संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की व्याख्या में धर्म अर्थ काम और मोक्ष सम्मिलित है। उनके जो अर्थशास्त्र उसमें धर्म के बारे में, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया गया है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र तो मात्र ज्ञान की एक शाखा है। जो कौटिल्य हैं वो बताते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, ये ज्ञान की केवल एक शाखा है जिसके अंतर्गत राज्य, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज्य शास्त्र, नीति शास्त्र और दंड शास्त्र जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है। इस ग्रंथ का मौलिक उद्देश्य राजनीतिक है, ठीक है, क्या है, मौलिक उद्देश्य इसका राजनीतिक है। और इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के ज्ञान तथा विवेक की व्याख्या की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण हैं। इन अधिकरणों की विषय सामग्री के अनुसार विवेचना की जा इस प्रकार है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे 15 अधिकरण बताए गए हैं। पहला अधिकरण आपका बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि इस अधिकरण में आचार्य ने किसके राज्यवृत्ति का निरूपण किया है। इसमें राजा और राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों की विवेचना की गई है, ठीक है। इस अधिकरण में जिन विषयों की विवेचना किया गया है उसमें प्रमुख इस प्रकार हैं: ज्ञान का विचार, ठीक है, और महत्व, मंत्रियों की नियुक्ति और उनके आचार व्यवहार, क्रियाकलापों की परीक्षा, ठीक है। आगे लिखा गया है गुप्तचर की व्यवस्था और उनके कार्यों की परीक्षा। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ कार्य जो है ये आपके पहले अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आता है कि ज्ञान का विचार और महत्व, मतलब ज्ञान के ऊपर आपको विचार करना है और उसके महत्व को आपको देखना है, ठीक है। दूसरा बताया गया कि मंत्रियों को नियुक्त करना है और उनके आचार व्यवहार के बारे में आपको जानना होगा। उनके क्रियाकलाप मतलब कार्य कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। फिर आगे बताया गया है कि गुप्तचरों की नियुक्ति, ठीक है, ये भी आपको क्या करना होगा, गुप्तचरों की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। उनके कार्यों की परीक्षा भी आपको लेनी होगी, ठीक है। बात करें अपने देश की जनता की सुरक्षा, जो आपके देश की जनता है उसकी सुरक्षा, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। राजदूतों की नियुक्ति और कार्यों की देखभाल, ठीक है। उसके बाद बताया गया है राजकुमार और राजक के पारस्परिक व्यवहार, जो राजकुमार और राजा के व्यवहार कैसे होंगे ये भी बताया गया है। राज्य के कार्य व्यवहार, ठीक है, राज्य का जो कार्य व्यवहार हो, राजा का जो कार्य व्यवहार वो किस प्रकार का होगा, किले का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा और आत्मरक्षा के साधन कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है पहले अधिकरण के अंतर्गत बताई गई हैं। दूसरा अधिकरण आपका बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त की अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय में अध्यक्षों का निरूपण किया गया है। किसका मेरे प्यारे दोस्त, जो अध्यक्ष होते हैं उनका निरूपण किया गया है। इस अधिकरण में जिन विषयों की प्रमुख रूप से चर्चा की गई है वह इस प्रकार से हैं। पहला तो यहाँ पे बताया गया है कि जनपद की स्थापना करना, ठीक है। दूसरी व्यवस्था यहाँ पे बताई गई कि ऐसी व्यवस्था करना जिसमें जमीन को अधिक से अधिक उपजाऊ और उपयोगी बनाया जा सके। तीसरी व्यवस्था उन्होंने बताया है कि किलों के निर्माण की व्यवस्था, ठीक है। चौथी व्यवस्था बताया है इन्होंने कि संग्रह की व्यवस्था, ठीक है। पांचवी संग्रह का मतलब जब आप भोजन वोजन कहीं पे इकट्ठा करते हैं ना, जिसे आप गोदाम कहते हैं, ठीक है। बात करें भवन और इससे संबंधित विधान, ये आपकी पांच अगली व्यवस्था बताई गई। इसके अगली व्यवस्था बताई गई है शासन के अधिकार कोष की व्यवस्था, ठीक है। फिर बताया गया है खानों का संचालन, व्यापार के बारे में, नाप तौल की व्यवस्था, विभिन्न विभागों के बारे में, इनके अध्यक्ष और अध्यक्षों के कर्तव्य, मतलब वो कार्य कैसे करते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में, नागरिकों की सामान्य कर्तव्य आदि के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है दूसरे अधिकरण के अंतर्गत, ठीक है। अब आपका जो तीसरा अधिकरण है इसमें बात की जाए तो इस अधिकरण के अंतर्गत न्याय का निरूपण किया गया है। किसका, न्याय का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है वह उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला बताया गया है व्यवहारों की स्थापना करना, दूसरा विवाद, तीसरा विवाह संबंधित व्यवस्था, चौथा ऋण, पांचवा आपका धरोहर संबंधित, छठा आपका दान और मजदूरों से संबंधित, सातवां आपका साझेदारी से संबंधित, आठवां आपका खरीद और बिक्री से संबंधित नियम, नौवां आपका दीवानी मुकदमे से संबंधित और आपका 10वां स्त्री धन से संबंधित। ये सारे संबंधित नियमों की विवेचना आपके जो है तीसरे अध्याय या तीसरे अधिकरण के अंतर्गत आप बता सकते हैं, ठीक है। चौथा अधिकरण आपका बताया गया है मेरे पैदो, तो तीसरा भी आपका जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करते रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं
चौथा अधिकरण आपका यहाँ पे बताया गया है क्या कि इस अधिकरण में मुख्य रूप से प्रजा के कष्टों से संबंधित उपायों की विवेचना की गई है। मतलब जो आपकी प्रजा होती है, राजा की जो प्रजा होती है, उससे संबंधित जो कष्ट होते हैं, उससे संबंधित जितने भी उपाय हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, बात करें इस अध्याय में जिन विषयों की व्याख्या की गई है वे इस प्रकार से हैं। पहला बताया गया है कारीगर और व्यापारों से देश की रक्षा के उपाय। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके कारीगर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, इनसे देश की रक्षा के उपाय करने चाहिए। ठीक है, आगे लिखा गया है दैविक आपत्ति। ठीक है, दैवीय आपत्तियों से रक्षा करना, जैसे भूकंप और बाढ़ आ जाना। ठीक है, आगे बताया गया है गुप्त षड्यंत्रों। क्या मेरे प्यारे दोस्त, गुप्त षड्यंत्रों से देश की रक्षा करना। मतलब कि जैसे आप नहीं जानते, अनजाने में आपके कोई जो है गुप्त षड्यंत्र बना रहा है, उससे भी आपके उपाय करना। ठीक है, उनसे बचने का उपाय करना। चारों ओर पकड़ा और दंड देना। मतलब कह रहे हैं कि चोरों को पकड़ना। सॉरी, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा क्या है ना कि जब आदमी की नींद नहीं पूरी होती तो वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो वही वाली हाल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चोरों को पकड़ना होगा और उनको दंड देना होगा। राजकीय विभागों की रक्षा करनी होगी। कुंवारी कन्या के साथ, ठीक है, मैथुन का दंड, और उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे दंड के प्रकार आदि यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पांचवा अधिकरण बताया गया है, तो पांचवें अधिकरण के अंतर्गत बताई गई हैं यह सारी चीज़ें कि अर्थशास्त्र का पांचवा अधिकरण योग वृत्ति निरूपण आदि से संबंधित है। इसमें बताया गया है इस अधिकरण के अंतर्गत दंड व्यवस्था, ठीक है, खजाने की संग्रह, ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि दासों के भरण पोषण की व्यवस्था। जो दास होते हैं उनको खाना खिलाना वगैरह, उनकी पूरी इच्छाएं पूरी करना, ये सब कुछ जो होता है। राज्य के कर्मचारियों के व्यवहार, ठीक है, उसके बाद आदि के विषयों की विवेचना की गई है। जो छठा आपका अधिकरण है, इसके अंतर्गत बताया गया है इस अधिकरण के में प्रकृति के गुणों का निरूपण किया गया है। प्रकृति गुणों के अंतर्गत राज्य के 7 तत्वों, या जिसे आप सप्तांग कहते हैं, और शांति तथा उद्योग का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सातवें अधिकरण के अंतर्गत। तो इसमें बताया गया है कि इस अधिकरण के अंतर्गत 6 गुणों का निरूपण किया गया है। इस अधिकरण में जिन विषयों की व्याख्या की गई है उसमें से कुछ इस प्रकार से हैं। 6 गुणों के का उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के राजाओं का चरित्र जानना होगा। ठीक है, संधि विग्रह के बारे में जानना होगा, किससे संधि करना है, किससे विग्रह, यान के बारे में जानना होगा, सामूहिक प्रमाण के बारे में जानना होगा, शत्रु के बारे में, आक्रमण, शक्ति संचय और राजमंडल, इन सारी चीज़ों के बारे में सातवें अधिकरण में जो है चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आठवां अधिकरण आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या दिया गया है? आठवां अधिकरण, एक मिनट। आठवें अधिकरण में बताया गया कि इस अधिकरण में व्यासनों का निरूपण किया गया है। विषयों के इस अध्याय में चर्चा की गई है। मतलब जिन विषयों की इन अध्याय के अंदर चर्चा की गई है वह कुछ इस प्रकार से हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें। वे कुछ इस प्रकार से हैं, मतलब बताए गए हैं कि प्रकृति के व्यसन के बारे में बताया गया है। ठीक है, सामान्य पुरुषों के व्यसन के बारे में बताया गया है, और विभिन्न वर्गों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नौवां जो अधिकरण है, इसमें बताया गया है कि इस अधिकरण में आक्रमण का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में जिन विषयों की चर्चा की गई है वे इस प्रकार से हैं। शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई देश आपके ऊपर, कोई राजा आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उसकी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। देश और परिस्थितियों के संबंध में आपको जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, आक्रमण आदि से संबंधित ज्ञान होनी चाहिए। सेना आदि संबंधित शत्रु ज्ञान होना चाहिए। शत्रु की सेना का मुकाबला कैसे करना ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्थ अनर्थ आदि से संबंधित आपत्तियां आपको पता होनी चाहिए। आपत्तियों से मुक्त होने के उपाय प्राप्त होने वाली ये सारी सिद्धियां जो है यहाँ पे आपके 9वें अधिकरण में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, 10वां जो अधिकरण है आपका, उसमें बताया गया है कि इस अधिकरण से विजय आदि से संबंधित युद्ध का निरूपण किया गया है। मतलब कह रहे हैं कि आप किसी के ऊपर विजय कैसे पाएंगे, इसके ऊपर बताया गया है। इस अधिकरण के अंतर्गत जिन विषयों की विवेचना की गई है वह इस प्रकार से हैं। पहला बताया गया है छावनी का निर्माण करना। दूसरा बताया गया है संगठन और व्यवस्था। ठीक है, तीसरा बताया गया है आंतरिक आपत्ति और आक्रमण से सेना की रक्षा। फिर उसके बाद अगला बताया गया है अपनी सेना को प्रोत्साहन और प्रेरणा देना, जिसे आप मोटिवेशन कहते हैं। अगला बताया गया है आपका कि युद्ध के योग भूमि। ठीक है, मतलब युद्ध के योग्य कौन सी भूमि है यह भी आपको देखना। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना की व्यवस्था। उसके बाद बताया गया है दंड व्यूह की रचना भी आपको करना होगी। ये सारी चीज़ें 10वें नंबर अधिकरण में आपकी चर्चा
की गई हैं। 11वां अधिकरण बताया गया है। 11वें अधिकरण में बताया गया है कि इस अधिकरण में संघवृत्ति का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में भेद, छल, कपट और कूटनीति आदि विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 11 नंबर में बताई गई हैं। 12वां अधिकरण है। इस अधिकरण में जिन विषयों के को विशेष रूप से चर्चा की गई है वह इस प्रकार से है। पहला यहाँ पे दूत और दूत के क्या कार्य हैं ये बताना है। सेनापति का वध, ठीक है, हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। राजमंडल की सहायता करना, ठीक है, रथ, अग्नि, शास्त्र आदि का प्रयोग करना और विजय की प्राप्ति करना, ये सारी चीज़ें 12वें नंबर पे आपकी बताई गई हैं। 13वें नंबर पे आपके बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है 13वें नंबर अधिकरण में कि इस अधिकरण में दुर्ग प्राप्ति का निरूपण किया गया है। किसका मेरे प्यारे दोस्त? तो दुर्ग प्राप्ति का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में गुप्तचर और उनका शत्रु देश में निवास, ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें पहले पर क्या बताया गया है, इस अध्याय में गुप्तचर और उनका शत्रु बताया गया है जो देश में निवास करते हैं। अगला बताया गया है शत्रु के किले को घेरना, ठीक है, किले को कैसे तोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद विजित मतलब जिस पे आपने विजय प्राप्त कर लिया है, विजित के किले में शांति की स्थापना करना आदि विषयों का निरूपण आपका 13वें अधिकरण में किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 14वें नंबर अधिकरण के बारे में। ठीक है, इसके बारे में 14 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस अध्याय में उपनिवेश, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस अध्याय में उपनिवेश का निरूपण किया गया है। ठीक है, जिसके साथ ही शत्रुवध प्रयोग, मतलब कह रहे हैं कि जिसके साथ ही क्या होता है कि शत्रु वध कैसे किया जाएगा इसका, ठीक है, शत्रु को पराजित करना आदि विषयों की विवेचना की गई। जो 15वां अधिकरण है इसमें बताया गया, इस अध्याय में तंत्र युक्त का निरूपण किया गया है। तंत्र युक्ति का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई गई हैं जो जीवन के विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।